नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के बहुत सारे एनजीओ हैं। अभी इस एनजीओ की फंडिंग कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, सरकार आजकल इसमें कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रही है। अब यह बात विपक्षी वालों को पच नहीं रहा है। इसी मुद्दे को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट के दौरान वामपंथी विवेक श्रीवास्तव कैसे डीडी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव के सामने कुछ ज़्यादा ही तेज बने थे। फिर आप लोग स्वयं देख लीजिए आगे क्या हुआ, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहली चीज है, ये सारा का सारा जो FCRA 2.0 है, ये डिस्करेजिंग है, ये दबाव डालता है, ये धमकी देता है, खासकर माइनॉरिटी के संगठनों को और सिविल राइट एक्टिविस्ट को जो सरकार के खिलाफ हैं कि साहब माय वे और द हाईवे, आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। अगर आप धार्मिक एजुकेशन दे रहे हैं और धार्मिक एजुकेशन की वजह से कन्वर्जन हो रहे हैं, कौन डिसाइड करेगा ये इंड्यूसमेंट है या नहीं है? इसकी परिभाषा कौन करेगा? चाहे पुना वाला करेंगे क्या? कौन करेगा सर? अरे कानून बने हैं। सुनिए, कानून और देश की अदालतें वो तय करेंगे। बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छा है इस देश में। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अगर 75% नहीं खर्च पाए तो साहब आराम से जाइए, कंप्लेन करिए, अफसर बैठे हैं, दूध के धुले हैं, सब आएंगे, आपको सुनेंगे और आपका काम होगा। अच्छा है कि नहीं? तो ये देखिए, प्रैक्टिकल अगर एस्पेक्ट से आप देखेंगे, ये सिर्फ डेट्रीमेंटल एक कॉन्सेप्ट है। यहां पर संघ परिवार को बहुत बड़ा डर है कन्वर्जन का, इंड्यूसमेंट। सर क्या हम हिंदू इतने कमजोर हैं कि लोग आएंगे, हमको पैसा बांटेंगे तो हम कन्वर्ट हो जाएंगे? ये कहीं ना कहीं क्या एक हिंदू समाज और हिंदू लोगों की इंसल्ट नहीं है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या आप ये कह रहे हैं साहब कि यहाँ पे लोग आएंगे, आप बना लेते मुसलमान, आप बांट देते पैसा? क्या कर रहे थे 10,000 साल से, 5,000 साल से? आप इसके पक्ष में कि पैसा बांट करके मुसलमानों को हिंदू बना दिया जाए, आप इसके पक्ष में तो बताइए। मैं आपको 2 धनपति दूंगा। आप जहां से आते हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां मुसलमानों का कन्वर्जन कराइए, मैं आपको धनपति दूंगा जो आपकी संस्था को पैसा देंगे। आप अगर इसके पक्ष में है तो बोलिए। पक्ष में सुनिए सर, पूरी बात सर सुनिए। नहीं विवेक जी, 1 मिनट, मैं आपको समय दे रहा हूँ। एक मिनट विवेक जी, 1 मिनट, मैं आपको समय दे रहा हूँ, रुकिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये बेकार के व्यर्थ के हम तर्क ना दें कि क्या हिंदू इतने कमजोर है। ये वो मैंने किसने कहा? नहीं, एक मिनट, नहीं तो फिर मैं आपको कह रहा हूं ना, अगर आप इसको सही मानते हैं तो मैं आपको कहता हूं कि क्या मैं आपको 2 धनपति दूं, वो मुसलमानों को कन्वर्ट करेंगे, आप उसके पक्ष में होंगे? अब आप सुन लीजिए सर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये इतना बड़ा डर जो हिंदू समाज के अंदर, अरे सर आप हिंदुओं का डर छोड़िए। अरे मुझे बोलने तो दीजिए ना सर। अरे आप हिंदुओं को क्यों डरपोक बताने पे तुले? मुझे 20 सेकंड तो दे दो सर, 10 सेकंड तो दे दो, फिर आप काउंटर करो। बहुत महानता है अगर तो ये बताइए ना सर। जब इस्लाम 1400 साल पहले आया, क्रिश्चियनिटी आई, लोग अफ्रीका गए, अमेरिका गए, यूरोप गए, लोगों को दावत दी, बताया साहब ये हमारा धर्म है, आइए आप फॉलो करिए। हमारे यहां से क्यों नहीं गए लोग कि ये हैं भगवान शिव, ये हनुमान जी हैं, ये भगवान राम है, ये ध्यान है, ये योग है, आइए साहब सीखिए और हमारे धर्म को अपनाइए? आप कहीं नहीं गए। मैं बताता हूं, एक मिनट, मैं शहजाद आ रहा हूं, 1 मिनट रुकिए। अब विवेक जी सुनिए, आपने 10 सेकंड कहा था, मैंने आपको 40 सेकंड दिया, आप सुनना पड़ेगा। 1 मिनट, विवेक जी रुकिए, 1 मिनट रुको जरा, सबर करो। यही गलत बात। विवेक जी रुकिए, आपने 10 सेकंड कहा, मैंने आपको 40 सेकंड दिया। 10 सेकंड और बोलना चाहूंगा, सिर्फ 10 सेकंड, फिर आप कंप्लीट बोलिए। 10 सेकंड और दिया आपको, नहीं तो आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे। क्यों नहीं गए? हम इसलिए नहीं गए क्योंकि कल किसी मुसलमान को अगर हिंदू हम बनाते और फिर हम उससे बोलते आइए हिंदू समाज में आइए, तो पूछता साहब मैं किस वर्ण में जाऊंगा? मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय बनूंगा, वैश्य बनूंगा, शूद्र बनूंगा, क्या बनूंगा? और इसका उत्तर हमारे पास नहीं था। तो मैं कह के कहा कि साहब सबको बाहर ही रखो। हो गया 10 सेकंड भी आपके? नॉट अलाउड। आपके 10 सेकंड हो गए? नॉट अलाउड। आपके 10 सेकंड हो गए, मेरे हिसाब से फिर 40 सेकंड हो गए। अब आप सुनिए 1 मिनट, अब आप सुनिए 1 मिनट। विवेक जी ने क्या किया? मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने एक सवाल पूछा था। 1 मिनट रुकिए, अब आपको सुनना पड़ेगा विवेक जी। मैंने बहुत धैर्य से आपको सुना। आप मेरी बहस को कहीं से कहीं ले गए। आपने अपना एजेंडा जो हिंदुओं को गाली देने का होता है, आपने वही एजेंडा शुरू कर दिया। हिंदुओं को कमजोर बताने का, हिंदुओं को निकम्मा बताने का, आपने वही एजेंडा शुरू कर दिया। आपने हिंदुओं को जातियों में बांटने का एजेंडा शुरू कर दिया। विवेक जी की आवाज बंद कीजिए, आपने विवेक जी को सुनना पड़ेगा। मैंने इनको 10-10 सेकंड करके मैंने इनको पूरा समय दिया, विवेक जी को सुनना पड़ेगा। विवेक जी अपने चिर परिचित एजेंडे पर आ गए कि हिंदुओं को बांटो जातियों में, हिंदुओं को निकम्मा बताओ, हिंदुओं को कमजोर बताओ, हिंदुओं को गद्दार बताओ। लेकिन इन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने सीधा सा सवाल पूछा था कि आप बताइए ना, आप बताइए कि इसमें दिक्कत क्या है। और यह पूरा का पूरा FCRA का जो पूरा नियमावली है वो सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण के लिए नहीं है।
पैसा आता है देश के चुनावों को प्रभावित करने के लिए, पैसा आता है भारत को तोड़ने के लिए, पैसा आता है कश्मीर में जो है आजादी के नारे लगाने के लिए, पैसा आता है कि केरल में आजादी के नारे लगाने के लिए। अगर भारत को तोड़ने के एजेंडे के नाम पर पैसा आता है तो उसके लिए एफसीआरए को क्यों खड़ा नहीं किया जाए? लेकिन विवेक जी इस पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि विवेक जी का एकमात्र एजेंडा यह है कि हिंदुओं को गाली दो, और इस पूरी डिबेट को वो हिंदुओं को कमजोर निकम्मा बताने की तरफ ले जाना चाहते हैं। लेकिन विवेक जी, मैं इसकी परमिशन आपको नहीं दूंगा। अगर दम है तो मेरे सवालों का सीधा जवाब दीजिए। पहले शहजाद बोलेंगे। रुकिए सर, सवाल का जवाब आपने पहले भी नहीं दिया, अब तुम पूछता हूं दोबारा। विवेक भाई की बातों में एक कॉन्ट्रडिक्शन निकला। विवेक जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं समझाना चाहता हूं। विवेक जी का स्टेटमेंट था कि हिंदू इतने कमजोर है कि पैसा लेके कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि मुस्लिम और क्रिश्चियन जो है वो पूरी दुनिया में गए और उन्होंने अपना मैसेज फैला के लोगों को कन्वर्ट कराया। तो भाई कमजोर कौन है? जो सिक्योर है और अपनी चीजों को फैलाना नहीं चाहता, उसको पता है कि उसकी शक्ति क्या है, या वो जो पैसा देकर अपने विचारों को थोपना चाह रहा है? आपके हिसाब से कौन कमजोर हुआ भाई? अगर आपकी विचारों की इतनी शक्ति है जैसे सनातन धर्म की शक्ति है, उसको ये पैसे और प्रलोभन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सत्य रहेगा, सनातन ही रहेगा। परंतु जो अपने विचारों पर भरोसा नहीं रखता वही तो इंड्यूसमेंट का सहारा लेता है। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक विचारधारा है जो कहती है सब समान होंगे, सब समान होंगे, आप बुर्जुआ है, हम प्रोलिटेरिएट है, हम सब समान होंगे, पर हम सत्ता में तो केवल बुर्जुआ लोग आएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये होते हैं वो लोग, समझ रहे हो ना आप? मैं इससे आगे एक मिनट, मैं इससे नहीं, एक मिनट सुनिए। मेरी डिबेट हिंदुत्व पर नहीं है, मेरी डिबेट सिर्फ कन्वर्जन पर भी नहीं है। मैं सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं। मैंने विवेक जी पहले भी सीधा सा सवाल पूछा था, आप गोल गोल घुमाने लगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपकी पार्टी को सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टियों को जो है विदेशों से पैसा आता था। सबसे पहले ये खुलासे इस देश में हुए हैं, रशिया से, चाइना से। इसलिए आप कोई भी पैसा विदेशों से आने वाला, उसकी अगर चूड़ी नकेल कसी जाती है तो सबसे पहले आपको तकलीफ होती है, क्योंकि आप लोग पता नहीं अभी भी किस किस से पैसा लेते हो। रशिया से पैसा लेकर जो है छतरी, रशिया में बारिश आती थी, कम्युनिस्ट यहाँ छतरी खोल लेते थे। चीन में कुछ होता था, यहां पर किसको नहीं पता कि आप लोगों ने आपातकाल का समर्थन किया था? किसको नहीं पता था कि जब चीन ने आक्रमण किया तो आप लोग भारत छोड़ के चीन के समर्थन में खड़े हो गए थे? वो सब मैं उस पर भी डिबेट नहीं कर रहा। एक मिनट सुनिए मेरा सवाल, मेरा सीधा सवाल है। एक मिनट विवेक जी, मेरा सीधा सवाल है और सीधे सवाल का सीधा जवाब चाहता हूं। मैंने वो सारी गतिविधियां बता दी जो इसमें कवर होती हैं। इसके अलावा कौन सी गतिविधि ऐसी है जिसके लिए आप लोगों को तकलीफ हो रही है, कि जिसके लिए पैसा रोका जा रहा है? मुझे वो बताइए। विवेक जी की आवाज दीजिए, विषय पर रहिएगा। ये हमने, हाँ बिल्कुल सही बात है, हमें तकलीफ इस बात की है कि आपने दांत तो दे दिए, लेकिन जो काटने वाला है वो व्यक्ति देख करके काटेगा। समस्या ये है, आपने कानून तो बना दिए, लेकिन इन कानून का एक्सप्लॉयटेशन होगा, सेलेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन होगा, कम्युनिस्टों के खिलाफ, कांग्रेसियों के खिलाफ, सिविल राइट्स एक्टिविस्टों के खिलाफ, मिशनरीज के खिलाफ। वो मिशनरीज जिनकी वजह से इस देश का एजुकेशन सिस्टम आज खड़ा है, ना मकैलो की एजुकेशन सिस्टम होती, ना आज कुछ होता। ये सीधी सी बात है। क्या एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हो भाई? गुरुकुल सिस्टम के बारे में। एजुकेशन सिस्टम मिशनरीज के कारण के दम पर खड़ा है। ये विवेक जी ने कहा, बहुत अच्छी बात। ये खुद सरस्वती शिशु मंदिर में गए भाई, ये खुद शिशु मंदिर में पढ़े हुए हैं। शिशु मंदिर कहां से? शिशु मंदिर के पढ़े नहीं है भैया, शिशु मंदिर के पढ़े होते तो आज विवेक जी कुछ और ही बातें कर रहे होते। बात तो सही है। नहीं, बात शिशु मंदिर की नहीं है, लेकिन आप ये देखिए ना, क्या मिशनरीज का एजुकेशन में इस देश में कोई रोल नहीं है? सर, आप मुझे सही में बताइए सर, तो कहां लिखा है कि मिशनरीज पैसा? कन्वर्जन नहीं कर सकते। मैं फिर से उसी सवाल पे आ रहा हूं। मैंने ये तमाम बताया, आपने भी कानून देखा होगा ना। मुझे बताइए ना, अब कहां लिखा है कि मिशनरी स्कूल नहीं चला सकते? कहीं लिखा है इसमें? सर हाँ सुनिए, लिखा नहीं है ना, लेकिन मुझे बताइए मदर टेरेसा अगर रोटी दे करके कन्वर्ट कर रही थी, वो सही था या गलत? मेरे हिसाब से सही था। रोटी पहले है, क्या जो मर्जी हो, क्या रोटी पहले है, धर्म ये बोल रहे पैसा देके कन्वर्ट कराओ? ना, उन्होंने रोटी दी, और लोगों का यही है ना ऑब्जेक्शन हिंदूवादियों का कि साहब उसका सोशल वर्क नहीं था, क्योंकि उसके पहले वो जो है वो गॉस्पेल ऑफ गॉड के बारे में उनको बताती थी। अरे वो रोड पे पड़ा हुआ मर रहा है साहब, ना उसके पास पैसा है,
उसको छोड़ा हुआ है लोगों ने। 19 साल की लड़की चेकोस्लोवाकिया से आकर के विवेक चर्च जी, के बाहर खड़ी थी, एक बूढ़ी विवेक औरत जी, जिसपे चींटियां अब चढ़ी हुई थी, रुकिए, उसको लेकर अब के वो रुकिए, अस्पताल अब गई। रुकिए, अब रुकिए, हमारा हिंदू समाज अब खड़े होकर रुकिए, के अब रुकिए, तमाशा अब देख रुकिए, अब रुकिए, तमाशा देख रहे अब थे हम रुकिए, लोग। विवेक जी रुकिए। फिर आप कहेंगे साहब थिएटर विवेक जी conversion रुकिए, agenda। विवेक जी रुकिए। विवेक जी ने दोबारा जी। एक ऐसा तर्क दिया जिसको कम से कम मैं कुतर्क मानता हूं। ब्रदर बाकी- विवेक हो एक गए। मिनट, बाकी देश की जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो तय करें। उन्होंने कहा कानून दांत तो ये किसको काटेगा, कानून का मिसयूज। अरे आपने पिछले 12 साल में देश के किस कानून का मिसयूज नहीं आपने छाती पीटी है? और छोड़ दीजिए 12 साल, देश में जब से दहेज कानून बना है तब से बात होती है दहेज कानून का मिसयूज हो रहा है। देश में जब से महिला उत्पीड़न कानून बना है तब से बहुत सारे लोग कहते हैं महिला उत्पीड़न कानून का दुरुपयोग हो रहा है। किस कानून के दुरुपयोग की बात नहीं करते आप लोग? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और आप लोग क्या बहुत सारे कानून के दुरुपयोग की बात, बहुत सारे आम लोग हैं। तो सवाल ये, एक मिनट रुकिए विवेक जी, ना एक मिनट रुकिए। तो मतलब कानून का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए भारत कानून बनाना ही बंद कर दे। भारत जो है कहे कि नहीं आपको पैसा मिलता है, हम कोई पूछताछ नहीं करेंगे, कोई कानून नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कानून का दुरुपयोग हो सकता है। मैं फिर से पूछ रहा हूं भाई, अगर किसी विदेशी संस्थाओं से पैसा लेने वाली 20,000 एनजीओ से अगर यह पूछा गया कि भाई अपना हिसाब दे दो, उन्होंने हिसाब नहीं दिया, तो मेरा सीधा सा सवाल है, क्या उस ऐसी संस्थाओं को देश में काम करने का अधिकार है जो एफसीआरए के तहत पैसा लाएं लेकिन हिसाब ना दें, चंदा लाएं लेकिन चंदे का बताएं नहीं धंधा क्या किया? इतनी आजादी देश में चाहिए क्या? एक मिनट रुकिए विवेक जी प्लीज। तहसीन जी सर, हाँ, हर एनजीओ भरता रिटर्न। अरे तो 20,000 संस्थाएं कैसे बंद हो गई? कहां की बात कर रहे हैं आप? चेकोस्लोवाकिया की बात कर रहे हैं कि हर एनजीओ का हिसाब देता है। मेरे पास रिपोर्ट है, सुनिए विवेक जी एक मिनट, ना मेरे पास रिपोर्ट है, 20,000 संस्थाओं ने अपने पैसे का हिसाब नहीं दिया। मेरे पास रिपोर्ट है। क्यों नहीं दिया भाई? सर कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ, जब ये कानून ऐसा हुआ इसलिए 20,000 संस्थाएं बंद हो गई। सोसाइटी। अरे आप कह रहे हैं कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? आप इन 20,000 संस्थाओं से पूछें। सर एक मिनट, हम पढ़े लिखे की तरह बात करें। कॉन्स्टिट्यूशन में सोसाइटीज एक्ट है, सोसाइटी सर 20,000 संस्थाओं ने हिसाब नहीं दिया, अब आप क्या करना चाहते हैं इनका? उसके अंदर वो गलत है सर, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है बस एग्जैक्टली गलत है तो यही तो मैं कह रहा हूं, मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अरे भाई गलत होगा, आप हिसाब नहीं देंगे। और एक मिनट रुकिए, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, मैं छोड़िए एक मिनट, आप इसको मानेंगे नहीं, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं अभी देखिए है क्या दिक्कत क्या है ना, ये कह रहे हैं कि हमारी संस्थाओं को निशाना बनाएंगे। विवेक जी ने अभी यही कहा ना, तहसीन एक मिनट आ रहा हूं, फिर अभी आलोक जी आपके पास। नहीं इन्होंने कहा ना कि भाई कम्युनिस्ट और कांग्रेस की संस्थाओं को। अब इनको तकलीफ क्या? देखिए तकलीफ यह है कि 2024 के चुनाव नतीजों से पहले एक साजिश का खुलासा हुआ था, और वो साजिश क्या थी? एक इजरायली कंपनी को यह ठेका दिया गया था कि भारत बीजेपी के खिलाफ एजेंडा चलाए, करोड़ों रुपए उसमें डाले गए थे। और आपको पता है उसको लेकर किस तरह से यूट्यूब और गूगल और जो बाकी एक्स अकाउंट्स हैं इनको कैसे प्रभावित करने की एक एजेंडा बनाने के लिए। अब इस पर अगर बैन लग जाएगा तो विवेक जी और कांग्रेस को तकलीफ होगी। ये शायद यही तो इनकी कंपनियां हैं। और दूसरी कंपनी कौन सी? दूसरी कंपनी जॉर्ज सोरोस की कंपनी। जॉर्ज सोरोस की कंपनी ने नियमों पर ताक पर रखकर भारतीय एनजीओ को दिए 25 करोड़। अब अगर विवेक श्रीवास्तव जी जॉर्ज सोरोस की कंपनी को अपनी कंपनी बता रहे हैं और तहसीन जी भी कह रहे हैं ये भी कांग्रेस और कम्युनिस्टों की कंपनी है, तो इनकी तकलीफ होनी स्वाभाविक है। और फिर राजीव गांधी फाउंडेशन तो है ही जिसका जिक्र आ चुका है। राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए क्यों कैंसिल हुआ था? क्योंकि उसने चीन से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके पैसा ले लिया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट क्या आज तक नहीं पता। इस चक्कर में उसका एफसीआरए कैंसिल हो गया। तो भाई आप अगर चीन से पैसा लोगे, आप अगर और अभी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे बताया कि भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए, भारत में किसी विशेष पार्टी को लाने के लिए करोड़ों मिलियन डॉलर जो है वो वहां पर रखे गए थे। अब ये कैसे आते? ये एनजीओस के मार्फत आते हैं। ये पैसा कैसे आता है? ये एनजीओस के मार्फत आता है। और एनजीओ के मार्फत आता है और उसके बाद आता है कि हम यहां स्कूल चलाएंगे। लेकिन पैसा जाता कहां है? पैसा जाता है यूट्यूबर्स को, पैसा जाता है अखबारों को, मीडिया को। पैसा किसको जाता है? पैसा कन्वर्जन के लिए जाता है। पैसा किसको जाता है? पैसा इलेक्शन में प्रोपेगेंडा बनाने वालों को जाता है। अब इस पर रोक लगेगी। इसको लेकर जब प्रावधान किए गए तो इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि पैसा दरअसल इनडायरेक्टली इन्हीं के लिए। खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय।